हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो ब्रेक थ्रू पॉइंट के प्लेटफॉर्म पे मैं विकास सिंह फिजिक्स फैकल्टी आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। और स्टूडेंट, जैसा कि जान रहे हैं, हम लोग इंडिया और एयरफोर्स के लिए एक सीरीज़ लेके आए हैं, सीरीज ऑफ लेक्चर्स लेके आए हैं, जिसके अंदर अलग अलग सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी, यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगी। तो स्टूडेंट, उसी क्रम में आप जानते हैं मैं फिजिक्स में मोशन चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, अभी जस्ट स्टार्ट ही किया है। इसके पीछे मैंने कुछ टॉपिक पढ़ा दिया, जैसे कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, और फिर नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन में भी दो एक्सेलरेशन होता है स्टूडेंट, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। उसके भी कुछ क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं, ठीक है ना। और लास्ट क्लास में स्टूडेंट हमने ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन किया था। अगर ये सब सारा चीज़ आपका छूट गया तो चिंता करने की कोई बात नहीं, आप हमारे चैनल पे जाके पीछे के वीडियोज़ को चेक कर सकते हैं, उस पर हमने सिस्टमेटिकली चीज़ों को किया है बच्चों, ठीक है। तो ब्रेक थ्रू पॉइंट नोएडा डिफेंस एकेडमी नोएडा की सबसे बड़ी एकेडमी है और इसने बहुत अच्छे रिजल्ट दिया है, जो कि आप हमने हमारे वेबसाइट पे और हमारे वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे चेक कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, आज अपने इस लेक्चर को हम लोग शुरू करते हैं। तो इसके अंदर स्टूडेंट आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ एनडीए या एयरफोर्स के लिए मोशन का ग्राफ, ठीक है ना। तो मोशन का ग्राफ, तो उसके लिए सबसे पहले स्टूडेंट आपको एक बात याद रखनी पड़ेगी। जैसे मैं एक्सटी ग्राफ लिख रहा हूँ, एक्सटी मतलब पोजीशन ग्राफ। तो कोई भी ग्राफ हो उसमें इंफॉर्मेशन दो तरीके से छुपा रहता है, एक उसके स्लोप में छुपा रहता है और दूसरा उसके एरिया में छुपा रहता है। कोई भी मोशन हो रहा हो, उसका मोशन का ग्राफ बना हो, उसमें इंफॉर्मेशन कहाँ कहाँ से निकाली जाएगी, उसमें इंफॉर्मेशन निकाली जाएगी स्लोप से और एरिया से। तो बच्चों, एक्सटी ग्राफ का जो स्लोप होता है वो वेलोसिटी देता है, एक्सटी ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी देता है। और एक्सटी ग्राफ का एरिया कोई भी क्वांटिटी नहीं देता है, इसलिए मैंने क्रॉस लगाया है। दूसरा स्टूडेंट होता है वीटी। वीटी ग्राफ का जो स्लोप है स्टूडेंट, वो एक्सेलरेशन देता है। वीटी ग्राफ का जो स्लोप है स्टूडेंट, वो एक्सेलरेशन देता है। और इसका जो एरिया है स्टूडेंट, वो डिस्प्लेसमेंट देता है। इसका एरिया क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट देता है, ठीक है ना। ये आपको याद रहना चाहिए। तीसरा स्टूडेंट एटी ग्राफ की बात करें तो एटी ग्राफ का जो स्लोप होता है वो आपको कुछ नहीं देता है, लेकिन इसका जो एरिया होता है वो चेंज इन वेलोसिटी देता है, चेंज इन वेलोसिटी देता है। बच्चों, आप साथ के साथ चीज़ों को नोट करते चलिए, चीज़ों को आप देखते चलिए, नोट करते चलिए और चीज़ों को समझते चलिए, ठीक है ना। इसको समझने का स्टूडेंट वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लीजिए, अगर आपको नोट करना है तो। स्टूडेंट, इसमें मैं आपको याद करने के लिए एक सिंपल मेथड बताता हूँ। एक्स आपका पोजीशन टाइम ग्राफ है, तो पोजीशन की यूनिट होती है मीटर और टाइम की यूनिट होती है सेकेंड। तो बच्चों, अगर आपको स्लोप देखना है क्या देता है, तो आप यूनिट्स को डिवाइड कर दो। तो जब आप यूनिट्स को डिवाइड करते हो तो आपको यूनिट क्या मिलती है? मीटर पर सेकेंड। अब देखो, मैं ये आइडिया के लिए बता रहा हूँ, वो स्पीड भी हो सकता है, वेलोसिटी भी हो सकता है, लेकिन एक आइडिया लगा ना, हाँ या तो स्पीड होगा या तो वेलोसिटी, तो इससे आपको थोड़ा थोड़ा याद रह जाएगा। एरिया देखना है क्या देता है, तो आप यूनिट को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। तो आपने यूनिट को मल्टीप्लाई किया तो मीटर इंटू सेकेंड करेंगे, तो मीटर सेकेंड फिजिक्स में कोई भी क्वांटिटी नहीं होती, तो इसका मतलब ये एरिया आपको कुछ नहीं देगा। समझ में आ रहा है? तीसरी बात करते हैं बच्चों, वीटी का भी देख लो इसी तरह। इसका यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकेंड, और इसका यूनिट क्या होगा? सेकेंड। स्लोप क्या देगा? यूनिट को डिवाइड कर दो, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है। एरिया क्या देता है देखना है, तो यूनिट को मल्टीप्लाई कर दो। अगर यूनिट को मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो सेकेंड सेकेंड कट जाएगा, बचेगा क्या? मीटर, ठीक है ना। तो इससे आपको पता चला डिस्प्लेसमेंट क्या देता है? मीटर देता है। एटी का देखो बच्चों, तो एटी में मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है और ये सेकेंड होता है। अगर डिवाइड करोगे तो आएगा मीटर पर सेकेंड क्यूब। तो अच्छा, मीटर पर सेकेंड क्यूब कुछ नहीं होता है, हालांकि कुछ लोग इसको जर्क कहते हैं, लेकिन मैं जर्क नहीं कहूँगा, कुछ होता नहीं है, तो इसको मैंने क्रॉस लगा दिया। बच्चों, यूनिट को मल्टीप्लाई करो तो वेलोसिटी होना चाहिए, लेकिन बस आप यहाँ याद रखिए कि यहाँ क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है स्टूडेंट। तो उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी चीज़ आप लिख लिए होंगे और इसको आप याद रखेंगे, ठीक है ना। तो चलिए डायरेक्ट मैं आपको बताता हूँ, घबराना नहीं है किसी को। कि अगर कोई ये सोच रहा हो कि स्लोप क्या होता है, एरिया, स्लोप क्या, एरिया तो पता होगा, बच्चों बोलेंगे सर स्लोप क्या होता है, हमको आइडिया नहीं उतना, ठीक है ना। तो स्लोप वगैरह मैं आपको बताऊंगा कि स्लोप क्या होता है।
तो स्टूडेंट एक सिंपल सी बात स्लोप को समझने के लिए मैं आपको समझाता हूं। अगर ये आपके घर का रैंप है, रैंप मतलब जैसे गाड़ी वाड़ी चढ़ाने के लिए यूज करते हैं कि नहीं करते हैं, और ये दूसरा एक रैंप है, तो बच्चों ये एंगल अब मान लो ये, तो एक बात बताओ किस पे मान लो आपको चढ़ाई करना डिफिकल्ट है, किस पे आपको गाड़ी वगैरह को चढ़ाने में डिफिकल्टी होगी, इस वाले पे या इस वाले पे? इस वाले पे होगा। इस वाले पे आपको गाड़ी चलाने में डिफिकल्टी होगी, इस वाले पे आपको गाड़ी चलाने में आसानी से चला लेंगे। तो क्या मतलब है इसका? इसका मतलब बच्चों कि यहां मैं मान लो डेल्टा एक्स चेंज कर रहा हूं, ये एक्स एक्सेस मान लो ना, ऊपर वाई एक्सेस, तो जब मैं डेल्टा एक्स आगे जा रहा हूं तो वाई में कुछ चेंज हो रहा है, वाई भी कुछ आगे बढ़ रहा है। यहां भी मैं जब इतना ही डेल्टा एक्स आगे जाऊंगा तो वाई कुछ ज्यादा आगे जाएगा, ठीक है ना, वाई कुछ ज्यादा आगे जाएगा। तो बच्चों आप यहां देख पा रहे हो कि सब जब मैंने सेम डेल्टा एक्स में चेंज किया तो दूसरे केस में मुझे वाई में ज्यादा चेंज मिला, तो पहले केस में मैंने एक्स में चेंज किया तो वाई में कम चेंज मिला, दूसरे केस में मैंने एक्स में चेंज किया तो वाई में ज्यादा चेंज मिला सेम अमाउंट से। तो इसका मतलब दूसरा वाला स्लोप, दूसरे वाले को कहते हैं कि इसका स्लोप क्या है, ज्यादा है। तो स्लोप का मतलब क्या होता है? स्लोप का मतलब होता है एक्स में चेंज करने पर वाई में कितना चेंज हुआ, उसी को हम स्लोप कहते हैं। तो बच्चों अगर एक्स में चेंज करने पर वाई में ज्यादा चेंज हुआ तो स्लोप मतलब ज्यादा है। तो बस बच्चों समझाने के लिए बनाया था। यहां देखो एक्स में चेंज करने पे वाई में कम चेंज हुआ, यहाँ एक्स में चेंज करने पे वाई में ज़्यादा चेंज हुआ, तो इसका मतलब सेकेंड वाले केस में आपका स्लोप क्या है, ज़्यादा। तो आपको बस एक ही ड्राइंग बनाने की ज़रूरत है। बच्चों अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा हो तो ये वाला एंगल अगर मैं थीटा मान लूँ तो आपको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा होगा कि डेल वाई बाई डेल एक्स किसके बराबर होगा, टैन थीटा के। तो स्लोप आप इससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, टैन थीटा के। यही बच्चों डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, जब डेल्टा एक्स की वैल्यू बहुत छोटी होती है, जब डेल्टा एक्स की वैल्यू बहुत छोटी होती है तो यहाँ डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाता है, स्लोप हो जाता है। जैसे यहीं स्लोप की वैल्यू क्या लिख देंगे हम लोग, तब लोग डी वाई बाई डी एक्स। अरे डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स में अगर डेल्टा एक्स लिमिट टेंडिंग टू जीरो हो जाए तो स्लोप का फॉर्मूला हो जाता है डी वाई बाई डी एक्स। मतलब ज़्यादा परेशान नहीं होना है, इतना याद रखना है कि डिफ्रेंशिएट करने में भी स्लोप ही निकलता है, ठीक है ना, इतनी सी बात आपको याद रखनी है, ठीक। बच्चों अगर आपको स्लोप का मतलब समझ में आ गया तो कुछ स्लोप का एग्जाम्पल भी मैं आपको बता देता हूं। जैसे वाई एक्स का ग्राफ ले लो और बच्चों ऐसे मैं लाइन खींचता हूं, तो आप स्लोप कैसे निकालोगे? तो यहां पे कोई पॉइंट है, मान लो स्लोप इज ऑलवेज कैलकुलेटेड फॉर ए पॉइंट। स्लोप हमेशा पॉइंट के लिए कैलकुलेट किया जाता है, मतलब ऐसा पॉसिबल है कि अलग अलग पॉइंट का स्लोप अलग अलग हो। तो बच्चों चलो हम लोग चेक करते हैं, इस पॉइंट पे अगर मुझे स्लोप निकालना है तो इस लाइन के पैरेलल एक लाइन खींचो। मैंने इस लाइन के पैरेलल एक लाइन खींच दिया, फिर देखो कि ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना एंगल बना रहा है। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा एंगल बना रहा है। अब इसी का टैन थीटा ले लो, तो जो इसका टैन थीटा आएगा बच्चों वहीं क्या होगा, स्लोप होगा। चलो अच्छा ए पॉइंट का स्लोप तो निकल गया, अगर मैं बी पॉइंट का स्लोप निकालूं तो फिर से लाइन खींचा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल देखा और फिर से देखा स्लोप उतना ही आया। यहाँ भी चेक करोगे, अच्छा ये थीटा सेम क्यों आएगा बच्चों, क्योंकि ये करेस्पॉन्डिंग एंगल है। करेस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब क्या होता है पता है ना आपको, नाइन्थ में, कि ये देखो पैरेलल, दोनों पैरेलल लाइंस और ये दोनों एंगल करेस्पॉन्डिंग एंगल है। तो बच्चों इस पॉइंट पे भी मैं निकालूंगा तो स्लोप क्या आएगा, सेम आएगा। तो याद रखना ये बात कि स्ट्रेट लाइन का स्लोप इज कांस्टेंट एट ईच पॉइंट। हर पॉइंट पे स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है ना। हर पॉइंट पे स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और बच्चों मैं इतना उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात पता होगी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में टैन पॉजिटिव होता है, जिसको नहीं पता है वो लिख लेगा, और सेकेंड क्वाड्रेंट में टैन नेगेटिव होता है। तो बच्चों अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में टैन नेगेटिव होगा तो अभी हमारा थीटा एक्यूट बना है, तो ये वाला स्लोप बोला जाएगा पॉजिटिव स्लोप। और बच्चों ये स्लोप कांस्टेंट है, देखो क्यों कांस्टेंट है, हर पॉइंट पे स्लोप सेम हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट स्लोप। तो ये बात भी याद रखिएगा आप कि जब हर पॉइंट पे स्लोप कांस्टेंट तो ऐसे स्लोप को हम लोग कांस्टेंट स्लोप कहते हैं। तो बच्चों ये कांस्टेंट स्लोप का एग्जांपल है, समझ में आ रहा है ना। दूसरा देखो ये कांस्टेंट, जैसे मैं जब कभी भी अब आगे आपको बोलूं कि बेटा कांस्टेंट स्लोप ड्रॉ करो
तो कांस्टेंट स्लोप ड्रॉ करो तो एक बात पक्का जान लेना, वो स्ट्रेट लाइन होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन का स्लोप ही क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो मैंने बोला बेटा स्ट्रेट स्लोप कांस्टेंट स्लोप ड्रॉ करो, तो बताओ स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो। अब भाई कांस्टेंट तो पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो बच्चों अगर स्लोप मैं ऐसे कर दूं, देखना ध्यान से, लाइन को ऐसे खींच दूं, तो ये वाला एंगल अब क्या, एंगल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देना है। तो ये θ1 ये बढ़ गया ना बच्चों, तो यहाँ एंगल क्या है, 90 से ज्यादा है। तो बच्चों अब की बार भी हर जगह का एंगल सेम होगा, लेकिन अब की बार ये एंगल 90 से ज्यादा है, तो यानी अब की बार tan थीटा नेगेटिव आएगा, तो ये नेगेटिव स्लोप का एग्जाम्पल है। तो याद रखना है मेरी बात, अगर किसी पॉइंट से आपको पॉजिटिव स्लोप बनाना है तो इस पॉइंट से शुरू करो, ऊपर खींच दो, ऊपर पॉजिटिव स्लोप। इस पॉइंट से मैं बोलूँ नेगेटिव स्लोप बनाओ, नीचे खींच दो। देखो ये नेगेटिव स्लोप आएगा, चेक करो, ये पॉजिटिव स्लोप आएगा, चेक करो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो एक पॉइंट से आपको नेगेटिव पॉजिटिव बनाना होगा, इसीलिए मैं आपको ये सिखा रहा हूँ। तो बस आप थोड़ा सा ये याद रखिएगा। बच्चों जीरो स्लोप का मतलब क्या होता है, जीरो स्लोप का मतलब जब थीटा जीरो हो जाए, मतलब बिल्कुल ऐसा लाइन हो जाए। तो ऐसा लाइन हो गया तो इसका स्लोप क्या हो गया, जीरो। इस वाले लाइन को पकड़ो, सीधा कर दो, इसको ऐसे पकड़ के सीधा कर दो, तो थीटा जीरो। तो बच्चों ये जीरो स्लोप की लाइन है, दिस इज द लाइन ऑफ जीरो स्लोप। अगर ऐसे कर दूं तो देखो ये 90 बन जाएगा, तो ये इनफाइनाइट स्लोप है। ये क्या है बच्चों, इनफाइनाइट स्लोप है। अब मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, ठीक है ना। टाइम दे रहा हूँ मैं, नोट कर लीजिए, फिर हम लोग इससे आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। बच्चों ये नोट कर लीजिए, जरूरी है ग्राफ को सीखने के लिए। एक मिनट बच्चों, तब तक पानी पी लेते हैं हम लोग। चलिए बच्चों, अब हम लोग डायरेक्ट ग्राफ बनाते हैं, ठीक है ना। डायरेक्ट हम लोग ग्राफ बनाते हैं बच्चों। डायरेक्ट हम लोग क्या बनाएंगे, ग्राफ। देखो बच्चों, तो सबसे पहले मैं ग्राफ बनाऊंगा ऑब्जेक्ट एट रेस्ट का। जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो तो सबसे पहले उसका ग्राफ बनाया जाएगा। कैसे ग्राफ बनेगा, तो बच्चों सबसे पहले क्वेश्चन देने वाले को क्वेश्चन देना पड़ेगा, बिना क्वेश्चन के ग्राफ नहीं बन सकता। x इक्वल टू 0 है, ये x इक्वल टू 2 है। क्वेश्चन देने वाले ने कहा कि एक आदमी x इक्वल टू 2 पे रेस्ट पे है, रुका हुआ है, इसका xt ग्राफ प्लॉट करो। तो बच्चों xt ग्राफ में कैसे प्लॉट करूंगा, ये x हो गया, ये t हो गया। तो मैं ये देखूंगा बच्चों, इधर क्या होगा, 0 सेकेंड, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 6 सेकेंड। इधर क्या होगा, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, -1 मीटर, -2 मीटर, -3 मीटर, -4 मीटर। इधर -1 सेकेंड, -2 सेकेंड। अब बोलो इधर टाइम तो नेगेटिव होता नहीं, तो इधर वाला छोड़ देंगे। तो याद रखना टाइम वाला ग्राफ हमेशा इस और इस क्वाड्रेंट में बनेगा, क्योंकि इन्हीं दोनों क्वाड्रेंट में t पॉजिटिव है, पीछे तो नेगेटिव है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बच्चों जो टाइम वाला ग्राफ है हमेशा इसी में बनेगा। तो देखो मैं ये देखूंगा t बराबर 0 पे पर्सन कहाँ पे था, तो x बराबर 2 पे था। तो बच्चों बताओ, इधर 0 मान लूँ, ये 1, तो ये 2 कहीं यहाँ होगा। तो t बराबर 0 पे 2 पे था, t बराबर 1 पे भी 2 पे, तो 2 पे ही जाएगा क्योंकि रेस्ट में है। t बराबर 3 पे भी 2 पे था, t बराबर 4 पे भी 2 पे था, ऐसे सीधे मिला दीजिए। तो बच्चों ये ग्राफ किसका बन गया, इस पर्सन का। टाइम बढ़ता रहा लेकिन पोजीशन वही रहा, तो इसका स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन गया। अच्छा सुनो, ये तो ठीक है हमने बना लिया, लेकिन इसको समझना है। तो बच्चों समझने के लिए बताओ एक्सटी ग्राफ का स्लोप क्या देता है, एक्सटी ग्राफ का स्लोप क्या देता है, एक्सटी ग्राफ का स्लोप क्या देता है बताओ, वेलोसिटी देता है। एक्सटी ग्राफ का स्लोप क्या देता है बच्चों, वेलोसिटी। अगर एक्सटी ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी देता है, आपको एक्सटी ग्राफ का स्लोप क्या दे रहा है, वेलोसिटी। तो बच्चों एक्सटी ग्राफ का स्लोप अगर वेलोसिटी देता है, तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, 0। तो यानी एक्सटी ग्राफ का स्लोप क्या है, 0। बच्चों अगर वेलोसिटी 0 है, इसका मतलब एक्सटी ग्राफ का स्लोप क्या है, 0। और बच्चों एक्सटी ग्राफ का स्लोप आपका 0 आ गया,
तो जीरो स्लोप की लाइन ऐसे ही तो बनती है। देखो दोनों तरीके से सोचना है, एक तो डायरेक्ट तुमने बना ही लिया, लेकिन स्लोप वाला कॉन्सेप्ट सीख लो, क्योंकि आगे हम स्लोप पे ही खेल खेलेंगे कि हमको पता चला कैसे क्या ऐसे लाइन बनेगी, क्योंकि वी क्या था, जीरो था। बच्चों अगर x के इक्वल टू -2 पे वो खड़ा रहता तो यहां से सीधा नीचे बना देता। जैसे मान लो दूसरे क्वेश्चन में कहता है कि x इक्वल टू -2 पे है और यहाँ पे खड़ा है, रेस्ट में है, इसका ग्राफ कैसे बनता, तो -2 यहाँ पे है, इसको सीधा खींच देता। पीछे मत खींच देना, क्योंकि टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है? चलो, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट हो गया, ये बहुत आसान सा ग्राफ था। इसका वीटी ग्राफ बनाए बच्चों, वीटी और एटी ग्राफ। अगर किसी को सर आपने वीटी और एटी तो कराया ही नहीं इसका, तो ऑब्जेक्ट एट रेस्ट में है तो इसका वीटी ग्राफ और एटी ग्राफ एक ही जगह देख लो, क्योंकि दोनों जीरो होते हैं, तो इसका ग्राफ इसी के ऊपर आएगा, इसी के ऊपर आएगा। समझा? ये ग्राफ इसी के ऊपर आएगा, क्यों? क्योंकि दोनों जीरो है। तो जीरो v बराबर या a बराबर जीरो यहाँ होता है, यहाँ 1 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, नीचे -1 -2, तो ये ग्राफ v और a का हमेशा ग्राफ यहीं बनेगा। जब जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगा ग्राफ यहीं बनेगा। दूसरा ग्राफ देखते हैं बच्चों। दूसरा ग्राफ है यूनिफॉर्म मोशन का। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है पार्टिकल एक वेलोसिटी से चलता होगा। इसका भी अगेन बच्चों सिचुएशन ले लेते हैं। मान लीजिए x बराबर 0 है, एक पर्सन x बराबर 3 पर है, 3 पे है, मतलब जब हमने देखा यानी t बराबर 0 पर x बराबर 3 पर है और वो आगे की तरफ 4 मीटर पर सेकंड से भाग रहा है, ऐसा मान लो। सुनो बच्चों, अगर ये वेलोसिटी उल्टे डायरेक्शन में हो जाए तो अभी v का वैल्यू आप लोगे +4, अगर ये उल्टे डायरेक्शन में यही हो जाए तो v की वैल्यू आपको -4 लेनी पड़ेगी। ठीक है ना? तो ये डायरेक्शन से देखना है कि अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन +x के डायरेक्शन में है तो वेलोसिटी को प्लस लो, अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन -x की तरफ है तो आप माइनस लो, चाहे ये पर्सन प्लस की तरफ हो चाहे माइनस की तरफ हो। आपको ये दिमाग नहीं लगा कि सर ये इधर x बराबर -3 पे है तो ये हमेशा इसकी वेलोसिटी नेगेटिव, नहीं भाई नहीं, x बराबर -3 पे है तो फिर चेक करो इधर एरो है या उधर एरो है, समझ में? उसके हिसाब से जज होगा। तो बच्चे सबसे पहले हम लोग एक्सटी ग्राफ ही बनाते हैं। एक्सटी ग्राफ बनाते हैं इसका। t बराबर 0 पे इसकी x की वैल्यू क्या है, देखो हर बार यही चेक करना पड़ेगा। तो t बराबर 0 पे x की वैल्यू है 3, t बराबर 0 पे x की वैल्यू क्या है 3, t बराबर 0 पे x की वैल्यू है 3। अब देखो v की वैल्यू कितनी है, तो v की वैल्यू है +4। एक्सटी ग्राफ का स्लोप क्या देता है, एक्सटी ग्राफ का स्लोप क्या देता है, एक्सटी ग्राफ का स्लोप क्या देता है, वेलोसिटी। तो v का वैल्यू कितना है +4, तो बताओ +4 यानी इसका स्लोप क्या होगा +4। तो स्लोप कांस्टेंट है कि नहीं जी, कांस्टेंट मतलब कोई टीवी तो नहीं आ रहा है, स्लोप कांस्टेंट है और प्लस में कांस्टेंट है। तो अभी बताए थे कि अगर एक पॉइंट से मुझे पॉजिटिव कांस्टेंट स्लोप बनाना है तो ऐसे बना दो, स्ट्रेट लाइन तो बनेगा ना। क्यों स्ट्रेट लाइन बनेगा, क्योंकि पॉजिटिव कांस्टेंट स्लोप है, तो ऐसे ऊपर बनेगा, नेगेटिव रहेगा तो नीचे बनेगा। ठीक है ना? तो देखो यहां से ग्राफ कैसे बनेगा, यहां से स्टार्ट करके ऊपर ऐसे बनेगा ग्राफ, समझ में आएगी नहीं? ये ग्राफ ऐसे बनेगा। नीचे क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि v का वैल्यू प्लस था, तो v का वैल्यू प्लस था तो प्लस वाली लाइन दिखाए थे ना अभी हम आपको, तो ये इसका एक्सटी ग्राफ बनेगा। ठीक, अगर मान लो v माइनस होता तो क्या करते, शुरू यहीं से करते, ये उल्टा कर देता तब क्या करते, शुरू यहीं से करते, इसको नीचे खींच देते, ऐसे नीचे खींच देते, इसका कौन सा ग्राफ होता है? ठीक है बच्चों, अगला देखो, इसका हमें वीटी और एटी ग्राफ बनाना है। तो वीटी ग्राफ अलग बनेगा, एटी ग्राफ अलग बनेगा। तो बच्चों जब वीटी ग्राफ बनाओ तो एक्स को मत देखो, वीटी ग्राफ बनाते समय एक्स को मत देखो। वीटी ग्राफ बनाते समय देखो t बराबर 0 पे वेलोसिटी क्या थी 4, और हमेशा इसकी वेलोसिटी 4 रह रही, चाहे टाइम बढ़ता रहे तब भी इसकी वेलोसिटी 4 रह रही। तो 1 पे भी 4, 2 पे भी 4, 3 पे भी 4, तो ऐसे लाइन बन जाएगा स्ट्रेट। फिर स्लोप से सोचो, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होता है तो एक्सेलरेशन क्या होता है 0, और वीटी ग्राफ का स्लोप क्या देता है एक्सेलरेशन। तो अगर एक्सेलरेशन 0 है मतलब वीटी ग्राफ का स्लोप क्या है 0 है, तो 0 स्लोप की लाइन ऐसे बनेगी।
अगर मान लो v माइनस में रहता तो लाइन नीचे से सीधी हो जाती। 80 ग्राफ अगर है बच्चों, 80 ग्राफ है तो 80 ग्राफ में एक्सेलरेशन है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब ही होता है बच्चों वेलोसिटी कांस्टेंट है, और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो a का वैल्यू क्या होता है? 0। तो इसका मतलब a की वैल्यू 0 होती है, ऐसे जाएगी लाइन। समझ आ रहा है? वीडियो को पॉज करके नोट कर लो बच्चों। फिर मैंने सारी चीज समझा दी आपको कि अगर v नेगेटिव हो जाए तो यहां से नीचे कर देना, और v अगर पॉजिटिव रहे तो यहां से ऊपर, मतलब एक पॉइंट से ऊपर कर देना अगर पॉजिटिव है, एक पॉइंट से नीचे कर देना अगर नेगेटिव। ठीक है ना? वीडियो को नोट बच्चों पॉज करो, नोट कर लो। फिर हम लोग एक लास्ट ग्राफ देखेंगे बच्चों। लास्ट ग्राफ हालांकि एनडीए में उतना पूछता नहीं, लेकिन उसका नेचर आपको पता होना चाहिए कि नेचर उसका कैसा होता है। ठीक है, नेचर कैसा होता है। तो बच्चों लास्ट ग्राफ में ये ग्राफ होगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ। ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। देखो बच्चों सबसे कठिन इसका एक्सटी ग्राफ है, सबसे कठिन। तो बस बता दे रहा हूं आपको, हालांकि वो आपको एग्जाम में इतना ही आएगा कि वो क्या नेचर होता है उसका। तो बच्चों s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। जब a की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी तभी तो यूनिफॉर्म बोलेंगे ना। तो हाफ ए टी स्क्वायर होता है u की वैल्यू। तो बच्चों s को लिख सकता हूं x माइनस 0, मान लीजिए कोई x माइनस एक्स आई, या a फॉर्मूला होता है बच्चों फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। फाइनल पोजीशन मतलब पार्टिकल टाइम t पे कहाँ पे होगा, इनिशियल पोजीशन मतलब पार्टिकल t बराबर 0 पे कहाँ होगा। तो यहाँ से अगर फॉर्मूला बनाओगे तो एक्स एफ बराबर कितना आएगा, थोड़ा देखो रीअरेंज करके लिख रहा हूँ, हाफ ए टी स्क्वायर यू टी प्लस ये इधर आ गया प्लस एक्स आई। बच्चों एक्स आई कॉन्स्टेंट होगा, क्यों? क्योंकि ये तो वो बता रहा ना कि आप t बराबर 0 पे आपका x क्या था। तो बच्चों ये ग्राफ आपको कैसा दिख रहा है, ये ग्राफ कैसा दिख रहा है? पैराबोला। ये ग्राफ कैसे पता? तो बच्चों बचपन में आपने एक इक्वेशन पढ़ेगी y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसका ग्राफ क्या होता है? पैराबोला। तो इसका भी ग्राफ क्या होगा? पैराबोला। ठीक है ना बच्चों? अब इसमें भी आपने दो पैराबोला पढ़ रखा होगा, एक ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला और एक ओपनिंग डाउनवर्ड पैराबोला। तो बच्चों जब एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा तो ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला, और जब एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा तो ओपनिंग डाउनवर्ड पैराबोला। आपको एनडीए के एग्जाम के लिए ये बातें याद रखनी बच्चों, ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला और ओपनिंग डाउनवर्ड पैराबोला। बस आपसे क्वेश्चन ये आएगा कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस में एक्सटी ग्राफ का नेचर क्या होता है। तो एक्सटी ग्राफ का नेचर होता है पैराबोला। कब ओपनिंग अपवर्ड होगा? जब ए का वैल्यू प्लस होगा और जब ए का वैल्यू यहाँ माइनस होगा। बच्चों अगर मैं वीटी ग्राफ के इसके बात करूं, तो बच्चों वीटी ग्राफ की बात करूं तो वीटी ग्राफ का स्लोप क्या देता है मुझे? वीटी ग्राफ का स्लोप क्या देता है? एक्सेलरेशन। और बच्चों यहाँ एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट। तो ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन का ग्राफ अगर प्लस है तो ऐसे बनता है, अगर पॉजिटिव स्लोप है तो। पॉजिटिव स्लोप मतलब अगर ए की वैल्यू पॉजिटिव है तो मतलब वीटी का स्लोप पॉजिटिव है, ग्राफ ऐसे बनेगा। अगर ए का वैल्यू नेगेटिव है मतलब वीटी का स्लोप नेगेटिव है। तो अब ये स्टार्ट कहाँ से करेंगे? स्टार्ट करेंगे यू से। जैसे बोलते हैं ना टी बराबर 0 पे इनिशियल वेलोसिटी इतनी होती है, तो स्टार्टिंग पॉइंट विल बी यू। समझ में आ रहा? तो ये ऐसा ग्राफ बनेगा, अगर पॉजिटिव होगा तो ऊपर जाएगा और नेगेटिव होगा तो नीचे जाएगा। कौन पॉजिटिव होगा? एक्सेलरेशन होगा पॉजिटिव तो ऊपर, एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा तो नीचे। बच्चों 80 का ग्राफ पहली बार बनेगा और 80 का ग्राफ ऊपर बनेगा अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव हुआ। मान लो +4 एक्सेलरेशन है तो +4 से सीधा। अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव हुआ तो जैसे -4 अगर एक्सेलरेशन है तो -4 से सीधा। तो एक्सेलरेशन +4 और -4। ठीक है ना बच्चों? तो ये ग्राफ है। हालांकि आपको ग्राफ बस आइडेंटिफाई करने को आएगा, बनाने को तो आएगा नहीं, पहचानने को आएगा। इसलिए जितना मैंने बताया बच्चों ना मोर देन एनफ है, अगर उस चीज़ को आप समझेंगे। ठीक है ना? बस ये पहचान लीजिए ओपनिंग अपवर्ड कब बनेगा, पैराबोला कब बनेगा, कब ये बनेगा, तो ये आपके एग्जाम के लिए आपको मदद करेगा। ठीक है बच्चों? तो बच्चों अभी एरिया निकालने तो आता ही है। जैसे अगर वीटी ग्राफ का मैं आपको कोई ग्राफ दे दूँ, उसका एरिया निकालने को बोलो तो एरिया जो निकलेगा बच्चों देख लेना डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा,
है ना। अगर 80 ग्राफ का एरिया होगा तो किसके इक्वल होगा, चेंज इन वेलोसिटी के इक्वल होगा। तो ये थोड़ा टिपिकल होता है, वो आसान होता है, तो उसको आप एरिया निकाल के आप चीज़ों को देख सकते हैं, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों ये जो छोटा सा लेक्चर हमने रिकॉर्ड किया ये आपको पसंद आ रहा होगा, और स्टूडेंट अगर पसंद आ रहा है तो ज़रूर इसको आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चीज़ों को पहुँचाएँ, आगे तक पहुँचाएँ। हमारी टीम सारी, हो सकता है हम इंफ्रास्ट्रक्चर में थोड़ा लैग कर रहे हो बाकी लोगों से, लेकिन हमारी क्वालिटी में आपको दम मिलेगा। क्वालिटी, हमारा कंटेंट सब एक नंबर का होगा बच्चों, तो आप उसके लिए देख सकते हैं। सारी टीचर्स, सारे फैकल्टीज यहाँ पे बहुत एक्सपीरियंस है, ठीक है ना। तो चलिए बच्चों, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।